जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ जीएस और जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें से हमने 5-5 प्रश्न सभी सब्जेक्ट से लिया हुआ है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हमने वही प्रश्न लिया है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप एक अच्छा सा कमेंट और करिएगा। आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, जिससे हम आपको थैंक्स बोल सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास। इतिहास से हमने 5 क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो आपके ऑप्शंस दिए हैं तमिल, ब्राह्मी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो सिंधु लिपि थी। आपके ऑप्शन में सिंधु लिपि नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ से तमिल की बात करें, तमिल जो है तमिल लिपि एक होती है और ये तमिल भाषा जो है भारत और श्रीलंका में लगभग अल्पसंख्यक रूप से बोली जाती है। इसके अलावा अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें, जो ब्राह्मी लिपि होती है यह बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि मिलता है। और अरब की बात करें, एक अरबी लिपि होता है, ठीक है, जिसे अरब भाषा में लिखा जाता है। अगर हम यूँ कहें, अरबी भाषा को अरबी लिपि कहा गया है। ठीक है, जो अरबी भाषा होता है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, मतलब इधर से पेज इधर से लिखा जाता है ना, इधर से वैसे इधर लिख कर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपको बताना कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन है 7, 9, 10, 8। ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं वो 10 मंडल हैं। इसके अलावा इसमें 1028 सूक्ति हैं और 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। जो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में हुई थी और ये पावापुरी राजगीर में है जो कि बिहार में स्थित है। इसके अलावा पाटलिपुत्र की बात की जाए, जो पाटलिपुत्र है यह पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और अब इसे पटना नाम से जाना जाता है। और उज्जैन जो है ये भगवान महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो लुम्बिनी है ये लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है जो कि नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? इसमें आपके ऑप्शन है पुरपाल, प्रतिहार, करड़ेक, अग्रहारिक। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरपाल। गुप्त शासन में नगर का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे पुरपाल कहा जाता था। कहीं कहीं आपको नगरपति भी मिलेगा, नगरपति और पुरपाल बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482, 1485। जो बाबर का जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अलावा बाबर ने 1526 से 1529 तक 4 युद्ध लड़े हैं और बाबर एक अफगान तुर्क भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। अब देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारा इतिहास का हो गया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखते हैं। ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ऑप्शन है 1911, 1913, 1923 और 1951। जो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था वो 1911 में रद्द किया था। ठीक है, 1911 ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अलावा देखो 1911 की बात करें, दिल्ली दरबार लगा था। उस टाइम पे जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी ये लोग भारत आए थे और 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली भी बनी थी। उसके पहले कोलकाता थी, फिर 1911 में भी ये तय किया गया कि तो 1912 में जो अगली राजधानी होगी वो दिल्ली होगी। ठीक है, चलिए अगला देखो, यहाँ पर 1913 की बात करें, 1913 में ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी।
और 1923 की बात करें, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। और 1951 को जनसंख्या महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। चलिए दूसरा देखिए इसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। इसमें जो आपका सही आंसर है एनी बेसेंट। चलिए इसके अलावा और हम बात करें भीखाजी कामा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां के नाम से जाना जाता है और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, ये 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको बताना है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है इसको महात्मा गांधी प्रदर्शित करते थे या फिर प्रकाशित करते थे, जो कि 1919 से लेकर 1931 तक प्रकाशित की गई। ये एक इंग्लिश में प्रकाशित की जाती थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय की बात करें तो इनकी एक बुक है इंग्लैंड टू डेट टू इंडिया, और इन्होंने भी एक पंजाबी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 23 मार्च 1919। जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये जो चौरा चौरी स्थान है यह गोरखपुर में है। इसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वाले को थाने में बंद कर आग लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारे 5 नंबर के भूगोल ही पूछे जाते हैं। अगला 5 क्वेश्चन जो होगा हमारा भूगोल से आएगा। चलिए देखिए, पहला जो दिया गया है, कौन सा स्थान राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? चलिए आपको बताना है कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा, ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। इसके अलावा बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है और चुरू, ये तीनों कैसे हैं? मरुस्थलीय जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। जो सबरीमाला मंदिर है वो केरल में है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो है रामप्पा मंदिर है, और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, और गुजरात की बात करें यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन हमारे हैं पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। देखिए भूमध्य रेखा के निकट में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? देखिए यहाँ ऑप्शन 3 ही है, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज, यहीं से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। दोदा बेटा, अनैमुदी, महेंद्रगिरी, मुआ शिखर। देखिए मुआ शिखर तो कोई पहाड़ी का नाम है नहीं। इसके अलावा आपको बताना दक्षिण भारत की, क्या हो जाएगा? अनैमुदी। और इस दोदा बेटा की बात करें, देखो कहीं दोद बेटा लिखा है, कहीं दोदा बेटा लिखा रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें अगर हम बात करें, ये दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत का एक सबसे ऊंचा स्थान है, और ये तमिलनाडु में, इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। और महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है, इसकी जो ऊंचाई है 4925 फीट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आ गया है।
यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स है। चलिए देखते हैं, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? इडबी, आईएफसी, आरबीआई, नाबार्ड। जो इडबी है यह कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है। इसके अलावा आरबीआई की बात करें, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना CRR क्या है। देखिए ऑप्शन जो आपके हैं, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है। दूसरा ऑप्शन है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है। और अगला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह नकदी का अनुपात है जिससे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। यही आपका सही है। ठीक है, क्या है CRR, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में वाणिज्यिक कर या जिसे हम टैक्स बोलते हैं कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, स्थानीय सरकार। जो ये वाणिज्यिक कर है इसको केंद्र सरकार लगाती है। चलिए अगला देखिए, भारत में आर क्या है? ये रुपया, मतलब भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार, राजकुमार। जो रुपया का प्रतीक चिन्ह है उसको डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मतलब कब से कब तक चली थी? ऑप्शन है अप्रैल 1969 से मार्च 1974। बी ऑप्शन है 1974 से मार्च 1979। सी ऑप्शन है मार्च 1967 से मार्च 1972 और डी ऑप्शन आपका है मार्च 1980 से मार्च 1985। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1969 से मार्च 1974। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1974 से 1978 तक ही चली थी। ठीक है, 69 नहीं 78 तक ही चली थी, सिर्फ 4 वर्ष ही चली थी, जो 5वीं वर्षीय योजना थी, है ना। इसके अलावा ये अगर यहाँ से हम 67-72 की बात करें, इस बीच कोई भी योजना नहीं थी और 80 से 85 के बीच 6वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान से हैं। चलिए यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। और अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मतलब हम ये कह सकते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, कौशिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो जो भीमराव अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, और कौशिक अधिकार तो कुछ है नहीं। इसके अलावा नागरिकता, अगर नागरिकता की बात करें, ये नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य देखिए, जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा मौलिक अधिकार एक होता है, जो मौलिक अधिकार है उसको अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 22। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। इसमें जो आपका सही हो जाएगा ये सभी। अभी तक आपने सुना होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अब जान लीजिए कि तीनों प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए अगला देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताना आपको, और वो भी भारतीय हों। चक्रवर्ती गोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटेन, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और लॉर्ड माउंटबेटन नाम है इनका, लॉर्ड माउंटबेटन लिखा गया है, ये लॉर्ड माउंटबेटन होता है। ये जो थे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, है ना। अगर भारतीय कहता तो राजगोपालाचारी जी आते हैं, अगर भारतीय नाम नहीं बोलता है, सिर्फ ये कहता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन हो जाते। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1950 से 1962 तक रहे थे। चलिए अब यहाँ से हमारा विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है पेपर में। चलिए देखिए अगला, कोशिका का शक्ति ग्रह जिसे हम पावर हाउस बोलते हैं किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य। जो जिसे पावर हाउस बोला जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य जो केंद्रक होता है उसमें जो द्रव भरा जाता है उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें कुछ मिलान दिया गया है और कह रहा है इसमें बताओ कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है? सही है। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता नहीं, एम्पियर होता है, ये आपका गलत है। इसके अलावा तापमान का मात्रक कोरकिन लिखा है, केल्विन होना चाहिए, ठीक है, सही है। कार का मात्रक अर्ग, ये भी सही है। इसे बताना कौन सा सही नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होना चाहिए, और बोल्ट दिया गया है। अगर बोल्ट की बात करें, ये जो बोल्ट होता है एक इसका मात्रक होता है, जो बोल्ट होता है ये विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर मेरु रज्जु। जो प्रमस्तिष्क होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है 1:3, 3:1, 2:3 और 3:2। इसमें जो अनुपात होता है 3:1 का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? इसमें आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन, वाट। जो ये वाट होता है ये बल का मात्रक नहीं है। इसके अलावा ये तीनों जो हैं 3 पद्धतियों में बल के मात्रक होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सामान्य हिंदी देखते हैं हम। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको व्याकरण से मिलेंगे। ठीक है, हमने व्याकरण से 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए देखिए, इसमें आपका मुहावरा दिया गया है, जान हथेली पर रखना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। जीवन को संकट में डालना, ठीक है, जान हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है? जीवन को संकट में डालना। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें सुविधाजनक कार्य करना, इसका मतलब क्या होता है? सरल कार्य। ठीक है, इसके अलावा बी कुछ होता नहीं है और सी भी कुछ नहीं, डी भी कुछ नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना पर्यायवाची शब्द इस महादेव का क्या होगा? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। सीधा सीधा लिखा है, जो महादेव होता है वो कृष्ण को कहा जाता है, सॉरी शंकर जी को महादेव कहा जाता है। ठीक है, और अगर ब्रह्मा की बात करें, जो ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा कमलासन हो जाएगा, या फिर चतुरानंद बोल सकते हैं, विधाता कहा जाता है। और कृष्ण का जो पर्यायवाची होता है किशन होता है, कन्हैया होता है। और विष्णु का पर्यायवाची नारायण, चक्रपाणी, विशंभर, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्य दिया हमारा, काम से जी चुराने वाले को लोग क्या कहेंगे? कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज्ज। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर बोलते हैं। अगर कर्मठ की बात करें, ये जो कर्मठ होता है काम करने में जो कुशल होता है उसे कर्मठ कहा जाता है।
मेहनत से काम करने वाले को मेहनती बोला जाता है, और निर्लज्ज जो होता है, जिसको लाज शर्म ना हो, उसे निर्लज्ज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। इसमें आपको बताना है शोक का विलोम क्या होगा। हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। जो शोक का विलोम होगा वो हर्ष होगा। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी होता है। इसके अलावा दुर्भाग्य और सौभाग्य ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और दुख का जो विलोम हो जाएगा सुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी मतलब इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। देखिए एक लिखा अतिथि ग्रह, बड़ी एक मात्रा गलत है, अतिथि ग्रह ये सही है आपका। और देखिए अतिथि ग्रह लिखा गया है, ग्रह नहीं बल्कि गृह होता है मतलब घर वाला घर। ये देखो अतिथि ग्रह लिखा है, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी अतिथि गृह। ठीक है, चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जय हिंद।